नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में बीजेपी की मनमानियों के खिलाफ अब लोग एकजुट होने लगे हैं और लोकतंत्र बचाने की मुहिम तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि चुनाव सुधार के लिए वो आंदोलन खड़ा करने जा रही है। इधर महाराष्ट्र में वोटों की गिनती में गड़बड़ी के सबूत अब चुनाव आयोग को सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया है। बारामती क्षेत्र में अजित पवार से हारने वाले उम्मीदवार युगेंद्र पवार, जो उनके ही भतीजे हैं, उन्होंने यानी युगेंद्र पवार ने आज ही 19 माइक्रो कंट्रोलर चिप के सत्यापन के लिए एक लेटर यानी आवेदन, एप्लीकेशन कह लीजिए, जिला प्रशासन को सौंपा है बारामती में, और इसकी 9 लाख रुपए की फीस भी जमा की है। 9 लाख रुपए की फीस है 19 माइक्रो चिप को की जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट के, आपको याद होगा कि दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, उन दिशा निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। तो युगेंद्र पवार ने अपनी आशंकाएं दूर करने के लिए कदम उठा लिया है, 9 लाख रुपए जमा कर दिए। महाराष्ट्र में उनकी तरह कई उम्मीदवार हैं जो ऐसा कर सकते हैं या करने वाले हैं और जो ऑलरेडी तैयारियों में हैं। अगर कहीं थोड़ी भी गड़बड़ी सामने आई तो फिर विपक्ष के दावे सच हो जाएंगे। वैसे बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का जो दबाव था वो अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल आपने सुना होगा, खबर आई होगी आप तक कि एकनाथ शिंदे बीमार हो गए हैं। यानी कल तक बीमार एकनाथ शिंदे आज मुंबई लौट आए हैं। आप इस वीडियो में शिंदे के चॉपर को मुंबई लैंड करते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो है जिसमें ये चॉपर जिसमें बैठे हुए हैं मुंबई लैंड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। इस वीडियो में आप देख लीजिए, और यहाँ से लौट के आते हुए दिखाई देते हैं एकनाथ शिंदे। यानी एकनाथ शिंदे लौट आए हैं और इसके बाद कहानी कुछ और आगे बढ़ेगी, और क्या बढ़ती है आगे वो भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले, मुंबई आने से पहले, ये देखिए एकनाथ शिंदे वापस आ गए। बीमार थे कहा जा रहा था, 2 दिन से बुखार था, लेकिन आज बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। मुंबई आने से पहले शिंदे ने सतारा में अपने गांव से निकलकर पत्रकारों से चर्चा की और बताया है कि मैं चुनावी व्यस्तता के कारण बीमार हो गया था, इसीलिए आराम करने यहां चला आया था। यानी बीमार थे, चुनाव में बहुत काम करना पड़ा और बीमार हो गए, इसलिए आराम करने के लिए अपने गांव चले आए। सीएम के नाम पर सवाल किए जाने पर शिंदे ने कहा है कि बीजेपी को उनका पूरा समर्थन है। सुनिए किस तरह शिंदे ने अपना समर्थन बीजेपी को देते हुए या अपने समर्थन की बात बीजेपी के लिए कही है। आइए सुन लीजिए। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी, और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए गृह मंत्रालय पर यहां सवाल पूछा जा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे गृह मंत्रालय के सवाल को बार बार टालते हुए दिखे, और सुन लिया भी आपने कि आप ही कुछ बोलोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे। यानी जब गृह मंत्रालय की बात आ रही है तो इस सवाल को टाल रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने इस बार भी शिंदे को दबाव में लिया है और महाराष्ट्र में भी मोदी और शाह की मनमानी चलेगी। हो सकता है कि कल महाराष्ट्र के सीएम का नाम सामने आ जाए, लेकिन बाकी देश में भी
महाराष्ट्र जैसा हाल न हो, इसके लिए अब कांग्रेस समेत कई और दलों और संगठनों ने कमर कस ली है। क्या कुछ इधर हुआ है वो आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शिंदे जो बात कह रहे हैं, क्या यहीं तक ये बात खत्म हो जाती है? क्या शिंदे अगर सीएम की कुर्सी पर नहीं रहते हैं, हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जो बात कही जा रही है, हालांकि यहां प्रेस के सामने उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं और आप ही सब पूछोगे, मुझे भी कुछ कहने दोगे जैसा सेंटेंस ये कह रहे हैं एक नाथ शिंदे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कहानी यही खत्म हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल यहां कहानी खत्म होते हुए नजर नहीं आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे दलों और संगठनों की बात कर लें, जो इन चुनावी धांधलियों के लिए कमर कस चुके हैं, उसमें आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भी कुछ नजारा देखने को मिला। आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बहुजन समाज की महारैली हुई, जिसमें ईवीएम हटाने पर चर्चा हुई। दरअसल दलितों, ओबीसी, आदिवासियों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाले कई लोगों ने इस रैली में आज हिस्सा लिया और यहां बतौर मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना, आरक्षण, इन सब पर तो बात की ही, और साथ साथ बीजेपी की चुनाव चुराने की आदत पर भी हल्ला बोला है। चुनाव चुराने की आदत पर हल्ला बोला है। आइए सुन लीजिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से। और वो वोट चुराती है और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है, जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए है, वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं और आपका हकूक चुराती है और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो को मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, हाँ 99%। तो यह सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इम्पोर्टेंट है। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ चुनावी प्रक्रिया पर और बीजेपी पर हमला बोलते हुए, ये वोट चुराते हैं, ये एमएलए चुराते हैं, ये और इस प्रक्रिया में जितनी सारी चीजें होती हैं सब कुछ यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में, आप याद कीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें चुनावी सुधार के लिए मुहिम छेड़ने का ऐलान किया ही है। इस पर कांग्रेस 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से शुरुआत करने जा रही है। 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से चुनाव सुधार को लेकर एक नई रणनीति, एक नई यात्रा
तरह एक नया आंदोलन शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उससे पहले आज इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तरह से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और इतिहास गवाह है कि रामलीला मैदान से उठने वाले आंदोलन सत्ता की जड़ें हिला देते हैं। फिलहाल बीजेपी सत्ता के नशे में है, लेकिन देश को लड़खड़ाने से बचाने के लिए बीजेपी की विचारधारा से मतभेद रखने वाले लोग जिस तरह एक साथ खड़े हो रहे हैं वो उसके लिए बड़ी चेतावनी है। बीजेपी इस चेतावनी को किस तरह लेती है ये देखना होगा। लेकिन आरएसएस फिलहाल हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इसमें वो देश के हितों को भी दांव पर लगा रहा है। आज मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की पैरवी करते हुए कहा है कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से ज्यादा बच्चों की आवश्यकता है। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने आपत्ति जताई है कि जब युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हो रहा है, खैरात की तरह 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, महंगाई काबू में नहीं है, तब 3 बच्चे पैदा करने का सुझाव दिया जा रहा है। वो भी मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख दे रहे हैं ये सुझाव। भागवत का ये बयान आगे क्या विवाद खड़ा करता है ये देखना होगा दोस्तों। फिलहाल कल संसद सत्र शुरू होने जा रही है फिर से, और शुरू होने से पहले एक बार फिर कल सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के लोग एक साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें संभल और अदानी के मुद्दे जो हैं ये प्रमुखता के साथ रहेंगे और इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो सकती है। तो कल बीजेपी एक तरफ महाराष्ट्र के लिए अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन साथ ही दिल्ली में घेराव की तैयारियों से वो खुद को कैसे बचाएगी, ये सब कुछ आज इस चर्चा में करेंगे हम। इसके अलावा ईवीएम से लेकर ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल